नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और क्या कुछ रहेगा आज खास इस बुलेटिन में, उस पर सबसे पहले नजर डालते हैं। एमसीडी के चुनावी रण में उतरे सीएम जयराम ठाकुर। आज कहां करेंगे प्रचार, सीएम का देंगे पूरा अपडेट। हिमाचल में मतगणना से पहले जारी सियासत, अब किस नेता ने किया जीत का दावा, इसकी देंगे आपको पूरी जानकारी। बर्फबारी के चलते चूड़दार यात्रा पर क्यों लगा प्रतिबंध, क्या भारी बर्फबारी बनी वजह, इस खबर की देंगे पूरी जानकारी। माइनस तापमान में कांग्रेस ईवीएम मशीनों को लेकर कैसे अलर्ट, कांग्रेस नेताओं को करेंगे बात, इस खबर पर रहेगी नजर। सोलन में क्यों उठे प्रशासन पर सवाल, शहरवासियों की सुरक्षा में कैसे हो रही चूक, इस खबर की देंगे पूरी अपडेट। और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बर्फबारी से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कसी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तैयारियों में जुटा है जिला प्रशासन। तो 15 दिसंबर तक भारी बर्फबारी हो सकती है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, टूरिस्टों को भी दिक्कतें जो है वो नहीं आएंगी, इसका पूरा खास ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं, तैयारियों में जिला प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। बड़ी खबर, 15 दिसंबर तक भारी बर्फबारी हो सकती है, ये संभावना जो है वो जताई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टूरिस्टों को दिक्कत ना आए आवाजाही में, इसका ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। बर्फबारी से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं, जैसे सड़क का बंद होना या पानी का जमना या पेड़ों का गिरना या लाइन बिजली की जो सेवा है उसको बाधित होना, तो इन सभी मुद्दों पे जो है सभी विभागों के साथ चर्चा की गई। इसमें पीडब्ल्यूडी को कहा गया कि वो सड़कों पे जो है पर्याप्त मात्रा में मशीनरी डिप्लॉय करे, ताकि कहीं बर्फबारी से सड़क बाधित होती है तो वो उसको प्रभावी रूप से जो है बहाल किया जा सके। इसमें जल शक्ति विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो पाइप्स है उनको कवर कर ले, ताकि उसमें पानी फ्रीज ना हो। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि हिमाचल में 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने हैं, जिसके चलते कई नेता प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सुजानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि इस बार प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भी ईवीएम से छेड़छाड़ की जा चुकी है, विदेशों में भी ईवीएम को नकारा जा चुका है। जिन कंट्रीज़ ने ईवीएम का सिस्टम शुरू किया था और बड़े एडवांस कंट्रीज़ जिन्होंने इसकी ईवीएम का सिस्टम शुरू किया था, इसके माध्यम से वोट डलते थे, काउंटिंग होती थी, उन लोगों का तो विश्वास उठ चुका है। उन्होंने तो बंद कर दिया, वो फिर नॉर्मल बैलेट पे चुनाव करवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तो लगाव ईवीएम से ज़्यादा है, इसलिए ईवीएम से ज़्यादा लगाव होने की वजह से कांग्रेस के लोगों को शंका रहती है कि नहीं कहीं ना कहीं ये कोई इसको हैक ना करे, कोई गड़बड़ ना करे, टेम्परिंग ना करे। तो नेचुरली ये सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि कोई ऐसी गुंजाइश ना रहे। उधर धर्मशाला में पैराग्लाइडर्स पायलट भले ही लोगों के रोमांचित करते हों, पर इन दिनों सभी पायलट मंदी की मार झेल रहे हैं। पर्यटकों की कमी आमद से पैराग्लाइडिंग के काम मंदा चल रहा है। आपको बता दें कि इंदुनाग पैराग्लाइडिंग साइट पर 35 पायलट इस काम पर निर्भर हैं। इंदुनाग स्थित कैंप एंड ग्लाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि इंदुनाग पैराग्लाइडिंग साइट को डेवलप करने की जरूरत है, इस बारे में प्रशासन से भी आग्रह किया गया है। जो इवन की कोविड के बाद भी अच्छा काम था, बट इस साल बहुत कम स्केल है। जैसे आप पिछले साल के हिसाब से मान के चलो तो 25% पैराग्लाइडिंग अभी यहाँ पे हुई है। बाकी सीज़न में हम करते हैं कि बारिश होती है तो फ्लाइंग बंद कर देते हैं। तो बरसात में भी यही है कि अगर बारिश नहीं होगी तो फ्लाइंग करने की हमें परमिशन होनी चाहिए। ये हमने उनके सामने, सरकार के सामने, हिमाचल टूरिज्म के सामने रखा है, प्रपोजल किया है। अब देखते हैं इस साल क्या होता है इस पर।
उधर अर्की के महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसएचओ गोपाल सिंह बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मौके पर संबोधित करते हुए गोपाल सिंह ने कहा कि आज से समय में सभी को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण नशे में गाड़ी चलाना है। करीब 200 छात्र छात्राओं ने व कॉलेज के स्टाफ ने भाग लिया। छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के बारे में तथा मोटर वाहन अधिनियम तथा नियमों के बारे में जागरूक किया गया कि अपनी व दूसरों की सुरक्षा कैसे की जाए। छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में तथा अन्य नियमों के बारे में अवगत कराया गया। उधर चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को दिशा निर्देश दे दिए हैं, जिसके चलते आपको बता दें सार्वजनिक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नोटिस जारी होने के बाद भी खोखा मालिक का टस से मस नहीं हो रहे थे, जिसके चलते प्रशासन ने जबरन कार्रवाई करते हुए हाईवे से सभी अवैध कब्जे को हटाया है, जिस पर अवैध कब्जा धारकों का कहना है कि सरकार ने उनकी आजीविका छीन ली है। सरकार हमें रोजगार 4 लेन में रिज्यूम दिया, उसमें रेलवे में रिज्यूम दिया, वहाँ पे कोई नहीं, वहाँ पे कंपनी बोलती है कि हमने यहाँ के नहीं वो बाहर के बंदे लग रहे हैं। वहाँ पे हमें कोई रोजगार नहीं मिला, हम पूर्ण रूप से बेरोजगार हैं। हमारे पास और कोई साधन भी नहीं है काम करने का। अब घर के नज़दीक में यहाँ से मेरे घर 3-4 किलोमीटर पड़ते हैं, वहाँ से मैं हर रोज़ सुबह आता था, शाम को अपना थोड़ा बहुत जो भी 300-400 रुपये बनता था उसको लेके मैं ज़्यादा जाता था, पर अब वो भी है नहीं। अब सारी मतलब आशाएं टूट गई, अब दिल दुखी है। हर एक इंसान 2-3 दिन परिवार के फैमिली को रोजगार दे रहे थे। अब मेरा भी एक खोखा था सरकारी उसमें लैंड में, जिसमें मेरे पास 2 लड़के काम करते हैं जो गरीब परिवार से है, वो भी वहाँ रोजगार कमाते थे और अपना घर का पालन पोषण करते थे। अब सरकार ने एक नई मुहिम चला दी कि जो जितने भी सरकारी रोड साइड अवैध कब्जे हैं उनको हटाया जाए। हम सरकार से तो पहली बातें पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, कि आप तो एक बात बोलते कि हमारे देश हिमाचल प्रदेश में कोई बेरोजगारी ना रहे, हर एक बंदे को रोजगार मिले, पर कोई रोजगार नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे सभी गरीबों की बस्ती को उखाड़ दिया जा रहा है। उधर ऐतिहासिक चंबा चौगान को के रखरखाव से संबंधित कार्यों और साथ ही हरा भरा बनाए रखने के लिए 1 दिसंबर से सभी गतिविधियों के आयोजन के लिए बंद कर दिया जाएगा। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि दरअसल 1 दिसंबर 2022 से लेकर आपको बता दें कि मुख्यालय स्थित चौगान नंबर 1 को 14 अप्रैल 2023 तक बंद रखा जाएगा। इस अवधि में चौगान में किसी भी तरह की गतिविधियों का आयोजन नहीं होगा। चंबा के ऐतिहासिक चौगान को हर वर्ष सर्दियों के सीजन के दौरान हर तरह की गतिविधियों के लिए बंद रखा जाता है, ताकि चौगान का रखरखाव सुनिश्चित हो और इसे फिर से हरा भरा बनाया जा सके। उपायुक्त ने सभी जिलावासियों से सहयोग का आह्वान भी किया। साल जो है विंटर में बंद किया जाता है, ताकि जो चौगान को जो नुकसान होता है कि चौगान में काफ़ी प्रेशर रहता है पूरे साल भर, तो इसका रखरखाव भी किया जाता है और एक नेचुरल ग्रोथ और रीजनरेशन होती है घास की, और इसको अगले साल जो है जाके 15 अप्रैल को खोला जाता है। और इस दौरान चौगान में नेचुरल ग्रोथ भी होती है और इसको अपने आप जो है वो सेटल होने का भी समय मिलता है। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली दौरा, एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। तो मोतीनगर टी पॉइंट से ये रोड शो जो है वो शुरू होगा। दिल्ली दौरा सीएम जयराम ठाकुर का, एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जो है वो किया जाएगा। रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में जो वोट हैं वो यहां पर मांगे जाएंगे। करोल बाग में सीएम जयराम ठाकुर रोड शो करेंगे और आपको बता दें कि मोतीनगर टी पॉइंट से ये रोड शो जो है वो शुरू होगा। तो दिल्ली दौरा सीएम जयराम ठाकुर का बेहद महत्वपूर्ण। स्पर्श शर्मा संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, लगातार एमसीडी चुनाव को लेकर
बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक है, तमाम बड़े नेता हैं, वो चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हैं और इस कड़ी में आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी प्रचार प्रसार करते दिखेंगे। बिल्कुल, देखिए नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगा रखा है। चुनाव प्रचार में आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार दूसरे दिन नगर निगम चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आज की अगर हम बात करते हैं तो सीएम जयराम ठाकुर का जो जनसभा है या फिर कहें कि रोड शो जो है होता हुआ नजर आएगा। जिला करोलबाग में ये रोड शो होगा। मोती नगर टी पॉइंट से ये रोड शो शुरू होता हुआ नजर आएगा और पंजाबी बाग तक ये रोड शो जो है जाता हुआ नजर आएगा। ऐसे में लगातार बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो इस चरण में जो चुनाव प्रचार है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ कल की बात करते हैं तो कल सीएम जयराम ठाकुर ने दिल्ली या बीजेपी के जो तमाम अलग अलग नेता हैं उनके साथ बैठक भी की थी। निगम चुनाव में किस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं, उसको लेकर चर्चा भी जो है वो करते हुए जो है नजर आए थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से बीजेपी के लिए जो निगम चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण हो गया है और बीजेपी ने अपने जो तमाम दिग्गज बड़े नेता हैं जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल है उनको भी चुनाव प्रचार में मैदान में उतार रखा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट फिलहाल लेते रहेंगे। तो रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री। तो मोती नगर टी पॉइंट से ये रोड शो जो है वो शुरू होगा। दिल्ली दौरा सीएम जयराम ठाकुर का बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार यहाँ पर वो करते दिखेंगे। तो रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील वो करेंगे। करोल बाग में सीएम जयराम ठाकुर का रोड शो जो है होना है और मोती नगर टी पॉइंट से ये रोड शो जो है वो शुरू होगा। तो हर घर नल से जल योजना के तहत प्रशासन गांव-गांव तक पानी पहुंचाने के लाख दावे करते हैं, लेकिन प्रशासन के सभी दावे जमीनी स्तर पर किस तरह से प्रशासन के हर दावों की पोल खुल रही है, ये रिपोर्ट देखिए। चलिए अब रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों की ओर। हमीरपुर में 3 वर्ष की बच्ची की मौत के बाद नगर परिषद एक्शन में आ गया है। नगर परिषद की मासिक बैठक में नियम बनाया गया कि कुत्तों के पंजीकरण और साथ ही वार्षिक शुल्क बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि जिले में केवल 8 कुत्तों का ही पंजीकरण हुआ है। वहीं पंजीकरण न करने वालों पर नगर परिषद कार्रवाई भी करेगा। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अक्षित गुप्ता ने बताया कि नगर परिषद अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र में घर में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए बैठक में सभी पार्षदों के साथ चर्चा की जाएगी और नियमावली तैयार की जाएगी। नाहन शहर में लगता गंदगी का अंबार लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। चरमराती हुई सफाई व्यवस्था प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करती आ रही है। बढ़ती गंदगी पर डीसी रामकुमार गौतम ने नगर परिषद के पदाधिकारियों को तलब किया और डीसी ने अधिकारियों से शहर में बिगड़ती सफाई व्यवस्था और डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना को लेकर भी रिपोर्ट मांगी गई है। डीसी ने बताया कि शहर में कई क्षेत्रों में लगातार गंदगी के इस ढेर होने के बारे में सूचना मिल रही है, जिसको लेकर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। संदर्भ में जो कार्यकारी अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई है और जो इलेक्टेड बॉडी उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि वो सुचारू व्यवस्था जो है वो इसको कूड़ा कचरा निष्पादन हेतु जो है वो नगर परिषद में प्रारंभ करे, ताकि इस तरीके की स्थिति दोबारा उत्पन्न हो। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि घर से कूड़ा उठने की व्यवस्था जो है वो नगर परिषद को करना अनिवार्य है। अगर नहीं करती तो अपनी जो है वो ड्यूटी में जो है वो ये फेल हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को में फेल हो रहे हैं, उसके ऊपर जो उचित कार्यवाही भी की जाएगी। किन्नौर में राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से जीएसटी पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त आबिद हुसैन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। कार्यक्रम में आम जनता, वकीलों और छात्रों को जीएसटी के बारे में जानकारी दी गई। वहीं
आबिद हुसैन ने बताया कि देश को विकसित करने में जीएसटी का महत्वपूर्ण योगदान है और प्रतियोगिता में जीतने वाले विजेता को डीसी ने सम्मानित भी किया। देश अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, वी आर डेवलपिंग कंट्री एंड वी नीड रिसोर्सेज, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, सबका हमारा वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि हमें हर एक बंदे का ख्याल रखना है, चाहे हु इज इन द लास्ट इन द लाइन, उसका भी हमें ख्याल रखना है। हमीरपुर में जिला स्तरीय इंस्पायर मानक अवार्ड का आगाज हुआ है। एकेडमी के चेयरमैन आरसी लखनपाल ने कहा कि यह कार्यक्रम का शुभारंभ, आपको बता दें कि अवार्ड में ऊना, बिलासपुर समेत तमाम जिलों के 300 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक सुधीर चंदेल ने दरअसल बताया कि इंस्पायर मानक अवार्ड में 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हिस्सा लेते हैं। प्रत्येक स्कूल से 5 बच्चे अपना इनोवेट आइडिया जो है वो ई-मार्क्स पोर्टल पर अपलोड करते हैं। उसके बाद बच्चों को इंस्पायर मानक अवार्ड की प्रतियोगिता में चयनित किया जाता है। जो जितने भी प्रतिभागी होंगे, प्रत्येक जिला से जो हमारी संख्या रहेगी उसमें से 10% बच्चे जो हैं उनको राज्य स्तरीय जो हमारे एग्जीबिशन होगी उसके लिए चयनित किया जाएगा और राज्य स्तर तक जो है इन बच्चों को जो है 10 हज़ार की राशि जो है उपलब्ध करा दी गई है। अगर बच्चे नेशनल के लिए सिलेक्ट होते हैं तो उनके मॉडल को डेवलप करने के लिए जितना वो चाहेंगे खर्चा, वो विभाग की ओर से जो है उनको अन्य राशि के रूप में जो है उपलब्ध कराया जाता है। आपको बता दें कि मंडी में आयोजित क्लस्टर साइंस की प्रदर्शनी में स्कूल के छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन दिखाया है और विद्यार्थी अनुज ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो कि इमरजेंसी होने पर मरीज की जान बचाने में सहायक होगा। मॉडल के अनुसार दरअसल इमरजेंसी कैसे होने पर व्हीलचेयर पर मरीज के बैठते ही डॉक्टरों को इसकी जानकारी मिल जाएगी और व्हीलचेयर में 3 बटन लगाए गए हैं। एक बटन ऑटोमेटिक डॉक्टरों को जानकारी देगा, वहीं दूसरा बटन से हार्ट अटैक और तीसरे बटन से एक्सीडेंटल केस की जानकारी डॉक्टर्स तक पहुंचेगी। जैसे ही कोई इस पर बैठेगा, कोई इमरजेंसी केस होगा तो उसे इस पर बिठाया जाएगा, तो जो है इसकी इंफॉर्मेशन एक रेड लाइट द्वारा वहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में चली जाएगी। तो वहाँ पर एक रेड लाइट जलेगी और एक बजर बजेगा, जिससे जो वहाँ पर डॉक्टर होंगे वो अलर्ट हो जाएंगे कि कोई इमरजेंसी केस आया है जिसे तुरंत इलाज की ज़रूरत है। और इमरजेंसी केस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस या जैसे कोई हार्ट अटैक का केस। तो उनमें अगर हमारे पास हार्ट अटैक का केस आया होगा तो वहाँ पर कोई एक्सीडेंटल केस में जो स्पेशलिस्ट होंगे वो भी आ जाएंगे, पर उनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो इसलिए उनका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इस टाइम को ना वेस्ट ना करने के लिए मैंने अपना मॉडल में 2 सिस्टम तैयार किए हैं। तो ये संजीवनी हमने नाम इसलिए दिया क्योंकि ये जान बचा सकता है जो इमरजेंसी केस होते हैं या अदर जो केस होते हैं, और अटेंडेंट का जो स्ट्रेस कम कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये मॉडल तैयार किया है। ये आने वाले समय में बहुत सी जानें, डेथ रेट कम कर सकता है, इसलिए हमने ये मॉडल तैयार किया है। तो जो एक्सीडेंटल जो केस होते हैं, लगभग जो 4 लाख जो डेथें होती है एक्सीडेंटल में पर ईयर इंडिया में, उसमें से जो 20% जो डेथ होती है वो होती है उनको समय पे इलाज ना मिलने के कारण, जो फर्स्ट एड नहीं मिलती है, उसी के लिए हमने ये व्हील चेयर तैयार की है। बिलासपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज राय ने आपको बता दें कि बचत भवन में चुनाव गौरव सम्मान के रेफरल ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें कि विधानसभा क्षेत्र से 80,000 और जो आगामी चुनावों में निर्वाचन प्रतिष्ठा पथ प्रदर्शक के रूप में जिला बिलासपुर में मार्गदर्शन करेंगे। 80,000 ये काउंटर फॉइल्स हमारे पास आई हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें हमने ये निर्णय लिया था कि चारों कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम उन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे जिसमें पूरी फैमिली ने वोट किया होगा ड्रॉप लॉट से। तो आज जैसे आपने देखा, हमने 10-10 जो है ड्रॉप लॉट निकाले हैं। जिला कुल्लू में लंबी वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अब पशुपालन विभाग भी पशुओं के वैक्सीनेशन में जुट गया है, ताकि पशु इस वायरस से संक्रमित न हो। और वहीं इसी कड़ी में पशुपालन विभाग
द्वारा नगर निगम वार्ड नंबर 9 में गौ सदन में रह रहे पशुओं का वैक्सीनेशन किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि पशुओं की जो टैगिंग भी यहाँ पर की गई है। जिले में अभी तक कुल्लू में पशुओं में 139 लंपी वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। वैक्सीनेशन वाला डिपार्टमेंट तो पूरी कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पर जैसे गौशाला है, यहाँ हमारे 115 या 120 के बीच में एनिमल है, तो हर एनिमल को मतलब वैक्सीनेटेड कर रहे हैं। आज भी लगभग हमने 120 एक एनिमल को वैक्सीन लगाई और साथ में टैगिंग की और सभी पशुओं का जायजा लिया कि कैसा क्या है। अब सब हर जगह देख रहे हैं कि भाई कितना गौशाला में कैसा प्रावधान है उठने बैठने का। मतलब जो इफेक्टेड एनिमल तो यहाँ आया नहीं अभी, अगर होगा तो उसके लिए अलग से रखा गया है। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस पूरी तरह से सख्त हो गई है। बिलासपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस प्रशासन दिन और रात को नाका लगाकर पूरी तरह से वाहन चालकों पर नजर बनाए हुए हैं और इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन ने अब सरकारी और निजी बसों को चेकिंग करना भी शुरू कर दिया है। बसों को नगर के कॉलेज चेक और साथ ही कांत चेक, बस अड्डा चेक और साथ ही कई स्थानों पर चेक किया जा रहा है। नान में स्वास्थ्य विभाग ने जिला मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया। बता दें आपको कि बैठक में अधिकारियों द्वारा मुख्य रूप से फील्ड में तैनात स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर भी फीडबैक लिया गया। हमारे ब्लॉक में 5 जगह नए डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है और कुछ और भी स्टाफ नया आया है। तो इस मीटिंग में मेनली उन लोगों को जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, नेशनल प्रोग्राम्स हैं, उनसे रिलेटेड उनको बताया जा रहा है कि क्या क्या उन्हें आगे करना है। और ये अच्छी बात है कि अब हमारा ब्लॉक है जो उसमें जो स्टाफ की कमी थी या डॉक्टर्स की कमी थी वो लगभग पूरी हो चुकी है और हमारी हर पीएससी में अब एक डॉक्टर है। उधर पौंटा साहिब के डिग्री कॉलेज में 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित व्यक्ति ने पौंटा थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की है और वहीं देर शाम उन्हीं युवकों ने युवक पर एक बार फिर से हमला किया। उस बच्चों के साथ हमारी लड़ाई हुई जिसमें ये 50 बच्चे मेरे अकेले के लिए डंडे तलवारें सब लेके खड़े थे। तो मैंने अपने बचाव के लिए अपने चाचा जी को, अपने पापा जी को, सबको फ़ोन किया। जब तक जी मेरे चाचा जी पहुंचे मेरे साथ लड़ाई करने लग चुके थे। हाथापाई हुई, इन्होंने मेरे डंडा मारा, पहले हाथ में उंगली सूज रही, किसका अभी तक कोई मेडिकल नहीं हुआ। सुबह से हम पुलिस वाला को बोल रहे हैं और इनको बचाते हुए मतलब मेरे चाचा जी ने मेरे को बचाने के लिए उनसे डंडा गुस्सा जो भी हुआ और वो लड़के के बाइक से नीचे गिरा, उसके जो सिर में लगी, इन्होंने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। इनका मैटर हो गया यहाँ पे। हम कॉलेज गए थे गाड़ी लेने, तो गाड़ी लेके हम आ रहे थे, हमारा तो कोई मैटर नहीं था। उन्होंने गाड़ी पे फायरिंग करी और उसके बाद पहले गाड़ी की चाबी ऑफ करने की कोशिश करी उन्होंने, हमने छुटाई, फिर पीछे से उन्होंने फायरिंग करी गाड़ी में। फिर हम किस तरह बच के थाने में पहुंचे यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए 12 नवंबर को हुए मतदान का परिणाम 8 दिसंबर को आने वाला है, जिसको लेकर शिमला जिले में मतगणना की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। जिला शिमला के मतगणना कर्मियों और साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर्स की पहली हेडमाइजेशन 1 दिसंबर को होगी। 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और हमारे जो काउंटिंग स्टेशन हैं वो भी 8 बनेंगे पूरे जिले में और उसकी जो है काउंटिंग स्टेशन जो है वो बन गए हैं। और इसके अलावा जो काउंटिंग स्टेशन में जो स्टाफ वगैरह लगेगा तो उसकी रैंडमाइजेशन 1 तारीख को की जा रही है और उन्हें 2 राउंड ट्रेनिंग दी जाएंगी। तो एक ट्रेनिंग 3rd को और एक ट्रेनिंग 6th को जो है वो शेड्यूल किया गया है। उसके अलावा जो हमारे काउंटिंग सेंटर्स होंगे वहाँ पे एक मीडिया सेंटर भी होगा जहाँ पे कि हमारे जहाँ से हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन सारी आगे फर्दर जो है वो डिसेमिनेट करेंगे। नान जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। लगातार हो रही बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड जो हमारी एक बैठक आदरणीय हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने ली थी, उसके संदर्भ में सभी विभागों को जो है वो दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। जो भी हमारे मुख्यतः जो मेन विभाग हैं जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जल शक्ति विभाग है, बिजली बोर्ड है और साथ में जो हमारी पंचायतें हैं, आरडी का जो डिपार्टमेंट है,
उन सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी स्थिति बर्फबारी से उत्पन्न होने वाली है, होने की संभावना है, उससे निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए जाएं। जैसा कि पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए कि वो जगह जगह जहाँ भी लगता है कि बर्फबारी से जो है रोड बंद हो जाता है, वहाँ पे जो मशीनें तैनात करके रखें, ताकि जैसे बर्फबारी हो तो उन मशीनों से जो बर्फ़ को हटाकर दोबारा यातायात सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस तरीके से जहाँ पे पानी की समस्या उत्पन्न होती है वहाँ पानी विभाग को, जो जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए गए हैं। बिजली विभाग ने भी सारे अपने जो प्रबंध पूर्ण कर लिए हैं। सभी जो उनके लाइनमैन वगैरह होते हैं उनको उन्होंने किट वगैरह जो है वो सर्दियों को दे दिए हैं, ताकि उनको बिजली ठीक करने में और बर्फबारी वगैरह में चलने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात में भी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।